जिनसी मसाइल पर लिखे गए अफसाने, मसाइल पर तमहीद। ज़माने कदीम से लेकर आज तक फ़नून लतीफ़ा में जिन्स को अहम मकाम हासिल रहा है। जब हम दुनिया के आला अदब और आर्ट का गहराई और गहराई के साथ मुताला और मुशाहिदा करते हैं, तब हमें जिन्स की अहमियत का एहसास होता है। ये किसी एक ज़बान या किसी एक कौम के आर्ट तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम ज़बानों का जायज़ा लेने के बाद यही बात उभर कर सामने आती है। हिंदुस्तानी अदब और आर्ट में भी जिन्स की कारफरमाई जगह जगह नुमायां नजर आती है। संस्कृत के अजीम शायर और ड्रामा निगार कालिदास की तख्लीक़ात रघुवंशम और कुमार संभव वगैरह में जिन्स का बयान जगह जगह मिलता है। अजीम मुफक्किर सिगमंड फ्राइड ने अपनी किताब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ सेक्स में इस मौजू पर बहुत तफसील से लिखा है। उर्दू शायरी में भी इब्तदा से ही जिनसी अमल की कारफरमाई का जिक्र मिलता है, लेकिन जहाँ तक उर्दू फिक्शन में जिनसी मसाइल का सवाल है तो एक ज़माने तक इसे शजर ममनुआ समझा जाता रहा है। उर्दू फिक्शन में जिनसी मसाइल की इब्तदा सही मानों में अंगारे सन 1932 से होती है। इसकी वजह यह है कि अंगारे के तख्लीक़कार मगरबी तालीम के परवरदा थे। मगरब के अदीबों से मुतासिर होकर उन्होंने जिनसी मसाइल पर अफसाने लिखे। हालांकि अंगारे से बहुत पहले ही उर्दू के अदीब मगरब में आ रही अदबी, समाजी और मजहबी तब्दीलियों से मुतारिफ हो रहे थे, और मगरबी अदब ख़ाह वो रूसी हो, फ्रांसीसी या अंग्रेज़ी, और मार्क्स और फ्राइड के नज़रियात का उर्दू में तर्जुमा शाया करके उससे अपने क़ारिईन को रोशनास करा रहे थे। सादत हसन मंटो ने लाहौर से निकलने वाले रिसाले हुमायूं सन 1935 के शुमारे को रूसी और फ्रांसीसी अदब के नंबर के तौर पर निकाला। इसके अलावा उर्दू के दीगर अदीबों ने भी मगरबी अदब के तर्जुमे करके शाया किए। 20वीं सदी की तीसरी और चौथी दहाई में मगरबी अदीबों और दानिश्वरों, ख़ास तौर पर स्पेंडर, पुडेन, लुई मैकेन्स, D.H. लॉरेंस, मार्शल निक्रोस्ट वगैरह ने अखलाक़ी, तहज़ीबी और अदबी अक़दार व रिवायात से इन्हिराफ करते हुए मगरबी अफ़सानवी अदब में जिनसी मौज़ूआत और नफ्सियाती तज्ज़िये को बेबाक हकीकत निगारी के साथ पेश करके एक नया रास्ता दिखाया। इसकी तक़लीद में या इससे तहरीक पाकर सज्जाद ज़हीर, रशीद जहाँ, अहमद अली, सादत हसन मंटो, इस्मत चग़ताई, ग़ुलाम अब्बास और इसके बाद के अफसाना निगारों में मुमताज़ शीरी, डॉक्टर सलीम अख्तर, सिद्दीक़ा बेगम, आगा बाबर, मसरूर जहाँ वगैरह की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने तरह तरह के जिनसी मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया है। मकसद इस सबक का मकसद तलबा और तालिबात को उर्दू के उन अहम अफसानों से रोशनास कराना है जिनमें जिनसी मसाइल को पेश किया गया है। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात ये जान पाएंगे कि जिन्स क्या है और इसके मुताल्लिक़ उर्दू अफसानों में किस तरह का रवैया रवा रखा गया है। उर्दू अफसानों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ जिनसी सूरतें क्या हैं, जिनसी नाआसूदगी से होने वाली ज़हनी और नफ्सियाती उलझनों और परेशानियों से उर्दू अफसानों ने समाज को किस तरह आगाह किया। उर्दू अफसानों में जिनसी मसाइल। जिनसी मौज़ूआत पर लिखने वाले उर्दू के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने अपने मज़मून अफसाना निगार और जिनसी मसाइल में लिखा है कि पेट की भूख और जिनसी भूख इंसान की दो बुनियादी ज़रूरतें हैं और इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यही वजह है कि हमें इस वक्त जितने माशरती, मजलिसी, सियासी और जंगी मसाइल नज़र आते हैं, उनके औक़ब में यही दो भूखें हैं। गोया पेट की भूख के बाद जिनसी भूख की तस्कीन ज़रूरी है, और जब इनमें तवाज़ुन बिगड़ता है तो माशरे का अक़दारी निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। इसलिए एक सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए इन दोनों भूखों की तस्कीन ज़रूरी है। जिनसी भूख एक ज़बरदस्त तहरीकी क़ुव्वत है जो गैर शऊरी तौर पर हमसे बहुत से काम लेती है और हमारे किरदार की तश्कील और तक़रीब में इसे बुनियादी हैसियत हासिल है। मुर्तज़ा शफ़ी ने इस बात को बहुत ही मौसर तरीक़े से हम और हमारी नफ्सियात में पेश किया है। इंसान की अजीम तहरीकी क़ुव्वतों में से जिनसी जिबिल्लत सबसे ज़्यादा है। अगर इस जज्बे को नॉर्मल सूरत में तस्कीन और आसूदगी हासिल नहीं होती तो सदहा सूरतों में ये जिबिल्लत ज़िंदगी के अफ़आल पर असरअंदाज होती है और अपनी आसूदगी की राहें तलाश कर लेती है।
اس جنسی جبلت کا اظہار اور تسکین کی بہترین اور لطیف ترین صورت کسی کو اپنانے اور کسی کے چاہنے کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ کسی زندگی کے رفیق یا جیون ساتھی کی محبت اور اس کی جبلت کو اس طور پر آسودہ کر سکتی ہے کہ ہم اسے اپنا لیں اور خود اس کے ہو رہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب کسی فرد کو جنسی تسکین حاصل نہیں ہوتی تو وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر پریشان ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے جنسی تسکین کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہی مختلف جنسی مسائل کو اردو کے افسانہ نگاروں نے مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ انگارے کے مصنفین نے پہلی بار سماجی مسائل کو مغربی زاویہ نگاہ سے دیکھا۔ انہوں نے ادب اور سماج کے بدھے ٹکے اصول اور اقدار سے انحراف کرتے ہوئے جنسی بھوک، ذہنی پریشانیوں اور نفسیاتی الجھنوں کو شعور اور لاشعور کے پردے میں اجاگر کیا۔ انہوں نے سماجی لبادہ اوڑھے چہروں کو بے نقاب کیا اور ان کی گھناؤنی ذہنیت کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ اس سلسلے میں سجاد ظہیر کا افسانہ دولاری اور احمد علی کا افسانہ بادل نہیں آتے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سجاد ظہیر کا افسانہ دولاری ایک ایسی مجبور اور بے سہارا لڑکی کی کہانی ہے جو شیخ ناظم علی کے گھر میں پرورش پاتی ہے، جہاں ان کا بڑا لڑکا اسے جھوٹا دلاسا دے کر اس سے جنسی تسکین حاصل کرتا ہے۔ احمد علی کا افسانہ بادل نہیں آتے میں ایک ایسی عورت کی کہانی پیش کی گئی ہے جس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف روایت پرست اور پرہیزگار مولوی سے کر دی جاتی ہے، جو عورت کو صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ عورت کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش اور مرضی کے خلاف کیے جانے والے جنسی عمل کو احمد علی نے اس طرح سے پیش کیا ہے: عورت کم بخت کی ماری بھی کیا جان ہے، کام کاج کرے اس پر ترا یہ کہ بچے جننا، جی چاہے نہ جی چاہے جب میاں موئے کا جی چاہا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ رشید جہاں اردو کی حقیقت پسند اور انقلابی افسانہ نگار ہیں اور انہوں نے افسانوں میں عورتوں کے جنسی مسائل کو بہت ہی تلخ اور طنزیہ لہجے میں بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا افسانہ سودا قابل ذکر ہے، جس میں ایک عورت سے تین مرد ایک ساتھ جنسی تلذذ حاصل کرتے ہیں، جن کی نظر میں عورت کی حیثیت صرف جنسی تسکین کا ذریعہ ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو: اس اندھیرے میں وہ تینوں مرد برابر ہلتے نظر آ رہے تھے، ایک عورت، تین مرد، اور تینوں اتنے سخت، بے چین اور بے تاب، فیصلہ مشکل تھا۔ ان کی آوازیں جوش حیوانی سے اس طرح کانپ رہی تھیں جس طرح ان کے جسم متحرک تھے۔ یہ عورت بالکل خاموش تھی۔ بازار میں جب ایک کتیا کے پیچھے 3-4 کتے پڑتے ہیں۔ اردو میں جنسی مسائل پر لکھنے والوں میں سب سے اہم نام سعادت حسن منٹو کا ہے۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں جنسیات کے متعلق لکھا ہے اور بہت عمدہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کتنا خود غرض اور وحشی ہوتا ہے کہ اپنی جنسی ہوسناکی کے لیے دنیا کی ہر شے بھول جاتا ہے۔ اسے سماج کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اخلاقیات کو منہ چڑھاتا ہے۔ منٹو نے جب ان باتوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا تو سماج اور مذہب کے ٹھیکیداروں نے اسے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس پر جنسیات کو بڑھاوا دینے کا الزام لگایا۔ منٹو پر فحاشی کے الزام میں مقدمے چلے اور 3 مہینے قید بامشقت کی سزا بھی ہوئی۔ اس سلسلے میں کھول دو، بو، ٹھنڈا گوشت، سرکنڈوں کے پیچھے، پڑھیے کلمہ، مسز گل اور اللہ دتا وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کھول دو نام کا افسانہ تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا ہے، جس میں منٹو نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مذہب اور قوم کے نام پر آدم خور بھیڑیے ہر جگہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ غیر اخلاقی اور وحشیانہ عمل کو انجام تک پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ اس افسانے میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے والی ایک لڑکی سکینہ کی کہانی بیان کی گئی ہے، جس میں رضاکاروں کے ذریعے اس کے ساتھ اس حد تک زنا بالجبر کیا جاتا ہے کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور وہ ایک مردہ لاش بن کر رہ جاتی ہے۔ آخر میں جب اسے اسپتال لے جایا جاتا ہے تو اس کی غیر شعوری حالت کا نقشہ منٹو نے اس انداز میں کھینچا ہے: ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کو دیکھا، پھر لاش کی نبض ٹٹولی اور کہا کھڑکی کھول دو۔ مردہ جسم میں جنبش ہوئی، بے جان ہاتھوں سے اس نے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔ مسز گل جنسی نفسیات سے متعلق منٹو کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے، جس میں پرو ورژن کی شکار 2 لڑکیوں
जमीला और रज़िया के साथ साथ मिसेस गुल की कहानी बयान की गई है। मिसेस गुल की उम्र ढलान पर होने के बावजूद उसके जिनसी जज्बे में कोई कमी वाक़ नहीं होती और वो अपनी जिनसी प्यास बुझाने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करती है। अब तक वो अपनी उम्र के आधे 3 नौजवान मर्दों से शादियाँ कर चुकी है। वो मर्दों में जिनसी हरारत पैदा करने के लिए इन 2 कमसिन लड़कियों का इस्तेमाल करती है ताकि इसकी दहकाई हुई आग में अपना बदन ठंडा कर सके। जमीला में जब निस्वानी जज्बात जाग उठते हैं तो वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इस ऐश परस्त दुनिया में उसके हुस्न और अदा की कीमत है। मंटो ने जमीला के मुताल्लिक लिखा है कि वो कम उम्र में बहुत जल्द जवान हो गई थी। मंटो ने तंजिया अंदाज में प्रोवर्जन की शिकार जमीला का नक्शा इस तरह खींचा है। इस वक्त उसको देखकर मैंने महसूस किया कि उसने अपनी बुलूगत, नीम बुलूगत कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, का ज़माना बड़ी अफरा तफरी में तय किया, जैसे किसी मुहाजिर ने फसादात के दौरान हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफ़र। मंटो ने मिसेस गुल के मुताल्लिक जो कुछ लिखा है, इसकी जीती जागती मिसाल हम समाज में देख रहे हैं कि यूरोपीय और एशियाई ममालिक में एलिट क्लास की औरतें अपनी हद से बढ़ी हुई शहवत के लिए जो गोलो खरीदती हैं ताकि अपने बदन में लगी हुई आग को ठंडा कर सकें। दूसरी बात यह है कि मर्दों में जिनसी हरारत पैदा करने के लिए दवा का सहारा लेती हैं और मर्दों को मॉर्फिया की दवा देती हैं। वक्त गुजरने और उम्र में इजाफा होने के साथ साथ इंसान की गैर सेहतमंद जिनसी जिबिल्लतों के जाग जाने से समाजी, अखलाकी और मजहबी कदरों की मौत हो जाती है और वो जिनसी हवसनाकी के लिए मुक़द्दस और खूनी रिश्तों को भी भूल जाता है। इस सिलसिले में मंटो का अफसाना अल्लाह दित्ता, तकी कातिब और किताब का खुलासा, आगा बाबर का फैलता हुआ काजल, विलायत बाजी वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। विलायत बाजी में आगा बाबर ने एक ऐसी अधेड़ उम्र औरत की कहानी बयान की है जो अपने दामाद नवाज से जिनसी तस्कीन हासिल करती है। मंटो ने अफसाना अल्लाह दित्ता में अल्लाह दित्ता की कहानी बयान की है जिसकी बीवी फसाद के दौरान हलाक कर दी जाती है और वो अपनी बेटी और बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ पर बाप बेटी के बीच जो पाक और अखलाक़ी रिश्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है और दोनों बड़े सुकून के साथ शौहर और बीवी की तरह रहते हैं। जब अल्लाह दित्ता के घर में बहू आती है तो वो उससे दस्त दराजी की कोशिश करता है तो उसकी बेटी ज़ैनब उसकी इस हरकत पर आग बगूला हो जाती है और उसके अंदर सोई हुई औरत जाग उठती है जो कभी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके जीते जी उसकी सौत उसके घर में रहे। इक़्तिबास में ऐसा हो, क्या एक काफ़ी नहीं थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? पर अब तो आनी चाहिए थी कि मैं इस घर में अपनी सौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अफसाना कातिब का खुलासा में लाला हरिचरण और उसकी बेटी बिमला के गैर अखलाकी रिश्ते को बयान किया गया है। लाला की बीवी के इंतकाल के बाद वो दोबारा शादी नहीं करता। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो अखलाकी और समाजी रिश्ते की दीवार मुतज़लज़ल हो जाती है और बिमला हामिला हो जाती है। बाप के इस वहशियाना अमल को वो राज़ी रखती है और इस राज को किसी पर आश्कार नहीं होने देती। इस बात का इंकशाफ उस वक्त होता है जब एक अखबार में ये सनसनी खेज खबर शाया होती है कि बदरों में एक नौमौलूद बच्चा मुर्दा पाया गया है। काफ़ी छानबीन के बाद इस बात का पता चलता है कि ये बच्चा बिमला का है और इस लड़के का बाप खुद मास्टर लाला हरिचरण है। इन अफसानों के ज़रिए मंटो ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अखलाकी और मजहबी कदरों के साथ जिबिल्लतें नहीं मरती और उन्हें जब भी मौका मिलता है तो ज़्यादा तवाना और ताकतवर बनकर उभरती हैं। मंटो के अफसानों की एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपने ज़्यादातर अफसानों में मर्दों और औरतों के बीच वाक़ होने वाले जिनसी मसाइल को पेश किया है, जबकि दूसरे अफसाना निगारों ने हम जिनसी के मसाइल को भी अपने अफसानों का मौजू बनाया। आर्टिकल 377 के तहत दिसंबर सन 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने हम जिनसी के हक़ को तस्लीम करते हुए इसकी हिमायत में जो फैसला दिया है वो आवाम के बीच बहस का मौजू बना हुआ है और अदीबों और शायरों को इस मौजू पर रायज़नी करने का एक और मौका दे दिया है। उर्दू अदब की तारीख़ में क्लासिकी शोरा के यहाँ इग़लामबाजी यानी होमोसेक्स का जिक्र तो जगह जगह मिलता है, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक से पहले तक लिस्बियन की रिवायत की तरफ कोई इशारा नहीं मिलता। हम जिनसी के मसाइल पर लिखने वाले अहम अफसाना निगारों में इसमत चुग़ताई का लिहाफ, मुमताज़ शीरीन का अंगड़ाई, हाजरा मसरूर का तिल रोड पहाड़, हसन अस्करी का फिसलन, सैयद अनवर का कुनत जिन्स बाहम जिन्स, आगा बाबर का फैलता हुआ काजल, डॉक्टर सलीम अख्तर का पाबंदी वक्त के फ़वाइद वगैरह बहुत ही ख़ास नाम हैं और आज भी इस मौजू पर अफसाने लिखे जा रहे हैं जिनकी लंबी फहरिस्त है।
इन अफसाना निगारों में औरतों ने लेस्बियनपन और मर्दों ने इगलाम बाजी यानी होमोसेक्स पर बहुत पुरकशिश अंदाज में लिखा है। लेस्बियनिज्म औरतों में हमजिनसी में इस्तिलाह में फ़ाइल औरत को बुच और मफ़ऊल औरत को फेमिनी कहा जाता है। पर सबसे पहले इसमें चुगताई ने लिखने की हिम्मत दिखाई, क्योंकि इससे पहले तक इस मौजू पर लिखने को गुनाह कबीरा समझा जाता था और उन्होंने लिहाफ नाम का अफसाना लिखकर एक गुनाह किया, जिसकी सज़ा उन्हें मुकदमे के तौर पर मिली। हक़ाइक़ बताते हैं कि इस्मत ने यह अफसाना अपने करीब रहने वाले एक जिंदा किरदार के मुशाहिदात की बुनियाद पर तहरीर किया। उन्होंने इस अफसाने में एक गरीब ख़ानदान की लड़की की रुदात बयान की है, जिसकी शादी पक्की उम्र के नवाब साहब से कर दी जाती है, जो हिजड़ा है। नवाब साहब को इगलामबाजी यानी होमोसेक्स की आदत थी और वो इस फिल्म में खूबसूरत लड़कों के साथ अपना वक्त गुजारते थे और बेचारी बेगम जान ये सब देखकर अंदर ही अंदर घुली जा रही थी। उन्होंने भी अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी नौकरानी रब्बो को अपना हमराज बना लिया और जिनसी अमल के दरिया में गोते लगाने लगी। ये उर्दू अदब का पहला अफसाना है जिसमें इगलामबाजी यानी होमोसेक्स और लेस्बियन को एक साथ पेश किया गया है। इस्मत ने बेगम जान और रब्बो के बीच वाक़या नफ्सियाती और हमजिनसी अमल को बड़े ही फनकाराना अंदाज और बेलाग हकीकत निगारी के साथ पेश किया है। रब्बो ने इन्हें नीचे गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म मोटा होना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीब व गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। अनकोट। हाजरा मसरूर का तिल ऊंट पहाड़, हाय अल्लाह वगैरह लिस्बन पर लिखे गए बहुत ही कामयाब अफसाने हैं। तिल नोट पहाड़ में एक ऐसी कमसिन लड़की की कहानी बयान की गई है जिसमें बाप अपनी बेटी के सामने ही मुख्तलिफ औरतों से मुबाशरत करता है। इस माहौल का असर इस छोटी बच्ची पर होता है और उसका जिनसी शऊर बेदार होने की कोशिश करता है और वो एक औरत के साथ अपनी इस जिनसी बेदारी को अमली शक्ल देने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है क्योंकि इसे जिनसी आसूदगी हासिल नहीं होती और ये नाकामी इसकी जिनसी और नफ्सियाती बर्बादी का सबब बनती है। हाय अल्लाह में भी एक कमसिन लड़की की दबी हुई जिनसी ख्वाहिश का इजहार किया गया है। होमोसेक्स यानी मर्दुन जिन्स में इस्तिलाह में फ़ाइल मर्द को फ्लेटो और मफ़ऊल मर्द को सुडूमी कहा जाता है। इस पर भी उर्दू में बहुत अफसाने लिखे गए और कुछ अफसाना निगारों का जिक्र ऊपर आ चुका है। डॉक्टर सलीम अख्तर ने जिनसी मसाइल और इनमें भी ख़ास तौर से मैलानी हमजिनसी पर सबसे ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। उर्दू के वो ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने इंसानों और जानवरों के बीच कायम होने वाले जिनसी ताल्लुकात को काट की औरत और कड़वे बादाम जैसे अफसानों में पेश किया है। हमजिनसी के मौजू पर उनका अफसाना पाबंदी वक्त के फ़वायद बहुत मशहूर है। इस अफसाने में उन्होंने देही स्कूलों के असातिज़ा और तलबा के माबैन मैलानी हमजिनसी को नुमायाँ किया है। समाज में आमतौर से ये देखा जाता है कि कुछ लोगों का झुकाव औरतों की तरफ ना होकर नौखेज़ और ख़ूबसूरत लड़कों की तरफ होता है और हसीन व जमील लड़कों को देखकर उनके जिनसी जज्बात जाग उठते हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने फिल्म पेज 3 में इस मौजू को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। डॉक्टर सलीम अख्तर ने इस अफसाने के मरकज़ी किरदार के मुताल्लिक़ लिखा है कि जब उसके वालिदैन उसकी शादी कर देते हैं तो वो अपनी मनकूहा बीवी से मुबाशरत नहीं करता, जो जायज़ और फितरी है। उसकी नामर्दी औरत के सामने ज़ाहिर होती है, लेकिन लड़कों को देखते ही उसके जिनसी जज्बात भड़क उठते हैं। मुसन्निफ़ ने इस किरदार के ज़रिए जिनसी तस्कीन हासिल करने की नाकाम कोशिश और नफ्सियाती कशमकश को इस तरह पेश किया है। पढ़ाने में मेहनत करता था, इसलिए हेडमास्टर उससे खुश रहता। बस एक उलझन थी जिसमें कमी के बजाय इजाफा होता जा रहा था। बाज़ औक़ात कोई लड़का असाब पर सवार हो जाता तो फिर पैर तस्मा की तरह उसके तसव्वुरात को झुठलाना नामुमकिन हो जाता। हर साल किसी न किसी जमात में एक आध ऐसा निकल आता जिसे वो हक़ कीमत पर घर मुफ्त ट्यूशन पढ़ाता। उसने रुझान पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहा। मैलानी हमजिनसी में लेस्बियन और होमो के बाद जिनसी अमल का एक और रूप भी सामने आता है जिसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। इसमें दो किस्म के जिनसी मैलानात की बराबर और यकसा परवरिश होती है। इसमें शादी होने के बाद भी फ़र्द के अंदर हमजिनसी का रुझान पाया जाता है और उसे जब भी मौका मिलता है वो इस अमल को अंजाम देता है। लड़कियों और औरतों में इस तरह के किरदार को टॉम बॉय और लड़कों या मर्दों में इस तरह के किरदार को सेसी कहा जाता है और इस तरह का नफ्सियाती और जिनसी रुझान कुछ लोगों में पाया जाता है। इस मौजू पर सबसे नुमाइंदा अफसाना सिद्दीक़ा बेगम सेवहारी का तारे लरज़ रहे हैं। इस अफसाने में सिद्दीक़ा बेगम ने एक ऐसी औरत की कहानी बयान की है जो शादी होने के बाद भी हम जिनसी के अमल से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाती है। शौहर से जिनसी तस्कीन हासिल करने के बाद जब इस औरत को मौका मिलता है तो वो अपनी नंद के साथ जिनसी अमल को अंजाम देती है। खुलासा: उर्दू में जिनसी मौज़ूआत पर लिखने वाले मुख्तलिफ अफसाना निगारों के अफसानों का
गहराई से मुताला करने के बाद आखिर में हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जिनसी बर्ताव की मुख्तलिफ और मुतनव्वे सूरतें हर फ़र्द के अंदर जिनसियाती तौर पर मौजूद रहती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कौन सा बर्ताव किसको ज़्यादा पसंद आता है। इसमें बड़ा दखल उसके इब्तदाई हालात, माहौल, विरासत और तहज़ीब के उस रंग आहंग का होता है जिसमें वो ज़िंदगी के अय्याम बसर करता है। हर शख्स का जिनसी झुकाव अलग अलग होता है और जिनसी अज्जा के झुकाव का तनासुब जिस तरफ बढ़ जाता है, मुख्तलिफ अफराद के अंदर उसी के निस्बत से उसकी सूरतें अलग हो जाती हैं। एक ज़माने तक जिनसी हकीकत से मुँह मोड़ने का जो रवैया अदीबों और नाक़िदों ने अपना रखा था, तरक्की पसंदों यानी अंगारे ने इसको तश्तज़बाम कर दिया। उन्होंने बताया कि एक ऐसी ज़रूरत है जिसे रोका नहीं जा सकता। अगर इस इंसानी जिबिल्लत को रोकने या दबाने की कोशिश की जाती है तो और ज़्यादा तवाना और ताकतवर बनकर उभरती है और इंसान की ज़िंदगी में उलझनों और परेशानियों का सबब बनती है। इन्हीं तमाम जिनसी परेशानियों, उलझनों और अलमनाकियों और उनसे पैदा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल को बुनियाद बनाकर उर्दू में जिनसी मसाइल पर बहुत ही कामयाब अफसाने लिखे गए हैं। इनमें सादत हसन मंटो ने मर्दों और औरतों के बीच वाक़ होने वाले मुख्तलिफ जिनसी और नफ्सियाती अमल को अपने अफसानों का मौजू बनाया, जिनमें खोल दो, ठंडा गोश्त, मिसेस गुल, तकी कातिब वगैरह वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इसमें चुग़ताई ने मैलान हमजिनसी के मसाइल के हवाले से लेस्बियन और होमोसेक्स को अपने अफसाने का मौजू बनाया, जिनमें उनका अफसाना लिहाफ सबसे ज़्यादा मशहूर है। हमजिनसी के मसाइल पर डॉक्टर सलीम अख्तर ने सबसे ज़्यादा अफसाने लिखे हैं, तो हाजरा मसरूर ने भी इसमें अपने कलम का जौहर दिखाया। सिद्दीक़ा बेगम ने अपने अफसाने तारे लरज़ रहे हैं में बायोसेक्स के मसले को पेश किया है। सादियत और मसाकियत पर मंटो और दूसरे अफसाना निगारों ने अफसाने लिखे। उर्दू के अफसाना निगारों ने मुख्तलिफ जिनसी मसाइल और उनसे पैदा होने वाली ज़हनी और नफ्सियाती उलझनों और परेशानियों पर अफसाने लिखकर इससे अपने कारी को रुशनास कराया और यह मसला अभी भी जारी है ताकि एक सेहतमंद और पुरसुकून ज़िंदगी का माहौल पैदा किया जा सके। कातिब का खुलासा में लाला हरिचरण और उसकी बेटी बिमला के गैर अखलाक़ी रिश्ते को बयान किया गया है। लाला की बीवी के इंतकाल के बाद वो दोबारा शादी नहीं करता। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो अखलाक़ी और समाजी रिश्ते की दीवार मुतज़लज़ल हो जाती है और बिमला हामिला हो जाती है। बाप की इस वहशियाना अमल को वो राज़ी रखती है और इस राज को किसी पर आश्कार नहीं होने देती। इस बात का इंकिशाफ उस वक्त होता है जब एक अखबार में ये सनसनीखेज़ खबर शाया होती है कि बदरों में एक नौमौलूद बच्चा मुर्दा पाया गया है। काफ़ी छानबीन के बाद इस बात का पता चलता है कि ये बच्चा बिमला का है और इस लड़के का बाप खुद मास्टर लाला हरिचरण है। इन अफसानों के ज़रिए मंटो ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अखलाक़ी और मजहबी क़दरों के साथ जिबिल्लतें नहीं मरती और उन्हें जब भी मौका मिलता है तो ज़्यादा तवाना और ताकतवर बनकर उभरती हैं। मंटो के अफसानों की एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपने ज़्यादातर अफसानों में मर्दों और औरतों के बीच वाक़ होने वाले जिनसी मसाइल को पेश किया है, जबकि दूसरे अफसाना निगारों ने हम जिनसी के मसाइल को भी अपने अफसानों का मौजू बनाया। आर्टिकल 377 के तहत दिसंबर सन 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने हम जिनसी के हक़ को तस्लीम करते हुए इसकी हिमायत में जो फैसला दिया है वो आवाम के बीच बहस का मौजू बना हुआ है और अदीबों और शायरों को इस मौजू पर रायज़नी करने का एक और मौका दे दिया है। उर्दू अदब की तारीख़ में क्लासिकी शोरा के यहाँ इग़लामबाजी यानी होमोसेक्स का जिक्र तो जगह जगह मिलता है, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक से पहले तक लेस्बियन की रिवायत की तरफ कोई इशारा नहीं मिलता। हम जिनसी के मसाइल पर लिखने वाले अहम अफसाना निगारों में इसमत चुग़ताई का लिहाफ, मुमताज़ शीरीं का अंगड़ाई, हाजरा मसरूर का तेलोड पहाड़, हसन अस्करी का फिसलन, सैयद अनवर का कुनत जिन्स बाहम जिन्स, आगा बाबर का फैलता हुआ काजल, डॉक्टर सलीम अख्तर का पाबंदी वक्त के फ़वाइद वगैरह बहुत ही ख़ास नाम हैं और आज भी इस मौजू पर अफसाने लिखे जा रहे हैं जिनकी लंबी फहरिस्त है 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 जिनकी लंबी फहरिस्त है